नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बातचीत के लिए राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। इस समय राष्ट्रीय बाल आयोग पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार बच्चों के लिए उनके शोषण को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें प्रियंका कानूनगो की बहुत अहम भूमिका है। आप लगातार बड़ा काम कर रहे हैं और कोई भी बच्चा उसके साथ कोई अन्याय ना हो, उस पर पूरा फोकस करके आप बहुत बारीकी से आप पूरे देश पर फोकस करके काम कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद कानूनगो जी कि आपने हमें समय दिया और हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी में आपका स्वागत है। सर, अभी कौन सी चुनौतियां आपके सामने ऐसी आ रही हैं जिनको लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं, और अभी वर्ष 2022 का आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, बच्चों के सामने जो देश की चुनौतियां हैं वही सब चुनौतियां आयोग के सामने हैं, वही चुनौतियां मेरे सामने हैं। अगर हम नटशेल में बात करें तो जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो रेडिकलिज्म फैलाने वाले लोग हैं या जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो बच्चों को अधिकार देना नहीं चाहते, वही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इन रूढ़ियों से, इन गलत परंपराओं से लड़ना ही हमारा जो 2022 का लक्ष्य है वो एक सबसे बड़ा दिखता है। अभी मध्य प्रदेश में आपने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए, चाहे बात ईटखेड़ी की हो, चाहे सागर की हो। तो ये जो धर्मांतरण जिसको हम कहते हैं, जो लगातार हो रहा है, तो आप जो काम कर रहे हैं इसमें, उसको आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं। तो आप किस तरीके से उसको फिर मतलब उसके लिए आप क्या और करने वाले हैं? देखिए, धर्मांतरण को लेकर जहाँ तक बात है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने काम के दौरान, वो ये है कि बच्चों को आसानी से एल्यूर किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है। भारत का संविधान ये कहता है अपने अनुच्छेद 28 में कि बच्चों को भी किसी शैक्षणिक संस्थान में उनके माता पिता के धर्म के अलावा किसी और धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अगर देना है तो उनके माता पिता की अनुमति लीजिए। तो संविधान इस तरीके से एल्योरमेंट या ग्रूमिंग के माध्यम से बच्चों के मत परिवर्तन के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 से बना हुआ है, जो धर्मांतरण की एक प्रक्रिया को निर्धारित करता है, और वो भी ये कहता है कि बच्चों को किसी प्रकार का लालच या कोई किसी प्रकार का प्रभावित करना किसी दूसरे मत के प्रति वो गलत है। धर्मनिरपेक्षता की बड़ी सीधी सीधी परिभाषा है कि आप सभी धर्मों को समान रूप से देखिए, बच्चों को समान रूप से बताइए, सभी धर्मों के बारे में बताइए। ये काम नहीं किसी धर्म को अच्छा किसी धर्म को बुरा बताइए। आपको धर्म के बारे में बताना है, धर्म को अच्छा बताना, धर्म के बारे में बच्चों को ग्रूम करना, ये सब जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो गलत है। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन देश का संविधान, भारत का कानून बच्चों को अधिकार देता है, वो बच्चों तक पहुँचे, ये मेरा काम है। कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, और मेरे को तो यहाँ पे जब हम इस तरीके की बीमारियों से लड़ते हैं तो महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए शब्द मेरी प्रेरणा होते हैं। गांधी जी ने बड़े साफ साफ तौर पे कहा है धर्मांतरित करने वालों से, उन्होंने धर्म विशेष का नाम लेके कहा है कि ये गलत है और भारत में ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मतांतरण भारत में गलत है। चलिए, हम बात करते हैं, आपका ये दूसरा टर्म है, दूसरी बार आप आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मीडिया में एक आयोग होता है, प्रेस का आयोग, और उसको एक संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। बावजूद ये देखा गया है कि उसमें आलोचनाएं कोई गलत करता है तो खूब होती हैं, लेकिन कोई सजा नहीं होती। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 साल में आपने काफ़ी सारे पत्र पूरे देश भर के राज्यों में जहाँ भी बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है, आपने निर्देश दिए हैं राज्य को, और आपके पत्र मीडिया में हम लोगों के माध्यम से आते रहे हैं। बावजूद उसके उन पर काम राज्यों की तरफ से बहुत कम देखने को मिला। तो क्या माने, क्या ये संविधान आयोग जो कि बाल आयोग है, क्या ये भी एक आलोचना और केवल पत्र लिखने का एक सीमित हो गया है, या इसके ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं? मयंक जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, हम देश भर में काम करते हैं। एक साल में हमारे पास 40,000 30,000 शिकायतें होती हैं, हम सभी पर काम करते हैं।
और साल भर में 8-10 हज़ार मामले ऐसे होते हैं जिनमें हम संतुष्टिप्रद जवाब आया या कार्रवाई हुई मानकर कार्रवाई से संतुष्टि होने के बाद उनको निराकृत कर देते हैं। हाँ, कुछ राज्यों के बारे में आपकी बात हो सकती है जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया थोड़ा सा शिथिल हो, तो वो मामले हमारे पास पेंडिंग रहते हैं। जब हमको लगता है जिस मामले में कि सरकारें नहीं सुन रही, तो हम न्यायालय की शरण लेते हैं और भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो हमको पूरी लिबर्टी देती है, पूरा अधिकार देती है बच्चों के अधिकार के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाने का। और यकीन मानिए, हमने जब जब न्यायालय के दरवाजे खटखटाए हैं, हमको आशातीत सुखद परिणाम मिले हैं। आपके राज्य में, मध्य प्रदेश में भी बच्चों को लेकर के जो स्पॉन्सरशिप थी, एक स्पॉन्सरशिप एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का प्रावधान था जो ये कहता था कि जिन बच्चों की माँ विधवा परित्यक्ता है, विकलांग हैं, परिवार में कमाई का साधन नहीं है, माता पिता अशक्त हैं, उन बच्चों को अनाथ आश्रमों में ना रखना पड़े, इसलिए उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी थी वो ये कहती थी कि जो बच्चे 6 महीने तक वहाँ रह लेंगे वही इसके लिए एलिजिबल। हम फंडामेंटल लड़ाई, हमने लड़ाई लड़ी, हम न्यायालय की शरण में गए और आज मध्य प्रदेश की जो स्पॉन्सरशिप की पॉलिसी रिवैम्प होकर बनी है वो देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी। तो ये कहना गलत है कि बच्चों की बात कोई नहीं सुनता, एक जन नहीं सुनेगा दूसरा सुनेगा, लेकिन बच्चों की सुनवाई हमारे जुडिशियल सिस्टम में हो जाए। अभी हम अगर हम देखें तो पिछले 2021 में कोई ऐसे 2 बड़े काम जो कानूनगोजों की नज़र में बहुत बड़े काम हुए और वो मानते हैं अपनी मतलब अपनी सफलता मानते हैं, ऐसे कोई 2 काम आप हमको जरूर बताएं। देखिए, जब हम शोषित, पीड़ित, वंचित बच्चों के अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं तो संतुष्टि तो नहीं, और सफलता तो केवल तब मानी जा सकती है जब देश के हर बच्चे को उसका अधिकार पूरी तरीके से मिल जाए। हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो ना तो हम सफल मानते ना, और संतुष्ट जिस दिन मयंक जी मान लेंगे तो फिर काम करने की ज़ील खत्म हो जाएगी, लड़ने का जज्बा खत्म हो जाएगा। इसलिए संतुष्टि तो मन में तब तक नहीं है जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हाँ, उल्लेखनीय रूप से मैं जो बात कहना चाहूँगा वो ये कि भारत में आज के समय कोविड या अन्य किसी कारण से 2020 के बाद जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया 2020 के मार्च महीने से, या माता पिता में से एक को खोने के कारण देखभाल की आवश्यकता में है, उन सभी का डेटा आयोग के पास सेंट्रली संधारित होता है। देश भर से ऐसे बच्चों की जानकारी एकत्रित की जाती है और 6 स्टेप्स में उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन इंश्योर की जाती है। जिसको अडॉप्शन में देना है, उनकी प्रॉपर्टी की चिंता, उनके लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट्स, उनको पालन पोषण संरक्षण, सभी प्रकार की चिंताएं किस प्रकार हो रही हैं उसका अध्ययन लगातार आयोग करता रहता है। इस प्रकार का मॉडल दुनिया में मेरी नज़र में कहीं मुझे देखने को नहीं। सर, अभी आपने बात की एडॉप्शन की, और कारा एक संस्था है और उसके माध्यम से दुनिया के तमाम सारे देशों में भारत के बच्चे जाते हैं। उसमें ये ध्यान में आया है कि शिवलिंग यानी कि अगर भाई बहन है तो एक परिवार में जाते हैं। अभी देखा गया है कि जो ज़्यादातर जो फॉरेन में जाने वाले बच्चे हैं, जिस परिवार में जा रहे हैं उनकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होने के बावजूद यदि उन्होंने अप्लाई किया है तो उसमें वो बच्चे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बच्चे तीनों जाते हैं, उसके बाद फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर वो कई बार भारत वापस आना चाहते हैं और वो फिर वापस नहीं आ पाते। और उसमें एक और बात देखने में आई कि जो भारत के लोग हैं जब वो अप्लाई करते हैं तो उस तुलना में जो विदेशी अगर करते हैं तो उनको पहले बच्चे दिए जाते हैं। तो इस व्यवस्था को आप कितना ठीक मान रहे हैं? ये सरासर गलत और बहुत ही बकवास व्यवस्था थी। आयोग ने समय समय पर देश भर से इस तरीके के इनपुट्स लेके भारत सरकार तक पहुंचाए और भारत सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन किए। जी, 2021 में जो संशोधन भारत सरकार ने प्रस्तावित किए और भारतीय संसद ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को संशोधित किया, उसके बाद सारे अडॉप्शन मैकेनिज्म का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट में डीएम हो गया है, कलेक्टर हो गया। जी, कलेक्टर की इस पर निगरानी तय हो गई और कारा की जो व्यवस्था है उसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो,
उसमें जिलों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बराबर अवसर मिले, ये काम अब ये नया एक्ट करेगा। मुझे अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में ये जो समस्या थी या ये जो खामी थी, इसको पूरा करने की तरफ भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जी। आपने काफ़ी सारे विषयों का समाधान हम सभी के बीच किया है। आगे भी हम आपसे लगातार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।